हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज दिनांक 19 जून 2021। आज मैं CMAED के MCQ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें मैं चैप्टर नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं सारे आपको कराऊंगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब लोग प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बट बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप लोग ऑल का बटन नहीं दबाते हैं। इससे क्या होता है, आपको कुछ वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आज ही मैं एस्टिमेशन और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन दोनों के भी आपको ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाला हूँ। एस्टिमेशन तो खैर मैं पहले से डाल रहा हूँ और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी मैं आज ही से डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आगे भी सपोर्ट करें। सो चलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिक पथ विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिक पथ विधि का मतलब होता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन एम वॉकर, जेम्स ई केली, दोनों या सिर्फ है? देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चंस में अधिकतर खुद से फ्रेम करता हूं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं जिसमें आपके चैप्टर का जो मेन क्रक्स पार्ट है वो आ जाए, ठीक, ताकि आप थ्योरी ना भी पढ़ें तो भी आपको ये पता हो कि अगर कुछ भी इनमें से पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में एक आंसर भी हो सकता था, बट मैंने दोनों आंसर इसलिए लगाए ताकि आपको पता चल जाए कि इसका सही आंसर क्या है और कल को इनमें से कुछ भी पूछे तो आप बता सकें। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्रांतिक पथ विधि का विकास मॉर्गन एम वॉकर और जेम्स केली दोनों ने किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गन एम वॉकर और जेम्स ई केली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सिविल निर्माण कार्यों में किस विधि का अधिक प्रयोग होता है? इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे याद कर लें कैसे होता है। सिविल निर्माण कार्यों में अधिकतम CPM विधि का यूज़ होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज़ होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी निर्माण का समय निर्धारण CPM के दौरान किया जाता है। किसी निर्माण का समय निर्धारण CPM के दौरान किया जाता है किस तरीके से? देखिए, निर्माण को अलग अलग संक्रियाओं में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल, CPM संक्रिया आधारित एक मेथड है, ठीक है, जिसमें आप एक्टिविटीज़ के आधारित पे एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप काम करते हैं। ठीक, तो पहला तो बिल्कुल सही है कि CPM संक्रियाओं को, उसमें संक्रियाओं को अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा है संक्रिया के लिए ज़रूरी समय का निर्धारण कर दिया जाता है। बिल्कुल, CPM में इसके बाद शेड्यूलिंग की जाती है टाइम की, तो CPM में शेड्यूलिंग भी की जाती है, इस कारण से दूसरा भी सही है। विभाजित संक्रियाओं की आपसी निर्भरता ज्ञात कर ली जाती है। बिल्कुल, CPM में क्या होता है, डमी एक्ट चलता है, ठीक है, तो डमी में क्या होता है, आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक लेबर लगाई किसी काम को करने के लिए, ठीक है, नींव खुदाई के लिए, वो आगे बढ़े, उन्होंने नींव खुदाई की, उसके बाद प्लास्टरिंग की, बट यहाँ खुदाई से पहले आप सामग्री भी तो लाएंगे, तो सामग्री को जो होता है उसको डमी से जोड़ देते हैं। एक डमी हम इस तरीके से, आगे मैं एक्ट आपको एक्टिविटी बना के दिखा दूंगा। तो एक्टिविटी में क्या होता है, हम जब किसी एक एक्टिविटी को दूसरी से जोड़ते हैं और फिर तीसरी से जोड़ते हैं, तो जो पहली एक्टिविटी उससे अलग कुछ जुड़ी होती है, जैसे कार्य शुरू करने से पहले आपको सामग्री भी लानी है और उसके अलावा खुदाई भी करनी है, तो जो वो सामग्री वाली स्थिति है वो इससे आके जुड़ेगी, बट एक डॉटेड लाइन से जुड़ेगी, इसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। इस कारण से विभिन्न संक्रियाओं की आपसी निर्भरता इसी से निर्धारित की जाती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इसके तीनों पॉइंट सही हैं। संक्रिया में जरूरी समय का निर्धारण भी किया जाता है, अलग अलग आपसी संक्रियाओं को विभाजित भी किया जाता है, इसके अलावा विभिन्न संक्रियाओं को आपसी निर्भरता भी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जब भी ऐसा पूछा तो आप तीनों ऑप्शन में से अगर कोई एक भी दिया हो तो आप इसको लगा दें। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, किसी निर्देशित कार्य को करने की क्रिया को कहते हैं। किसी निर्देशित कार्य करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि जो इसके ऑप्शंस हैं ना, इससे अलग अलग 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको कई कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। घटना, संक्रिया, परिसीमा या एक्टिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं संक्रिया, क्योंकि नेटवर्क का सबसे पहला चीज़ संक्रिया ही होती है। संक्रिया को कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, संक्रिया एक्टिविटी क्या होती है? जब हम कोई कार्य करने की डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के टाइम पर जो पूरी एक्टिविटी होती है वो कहलाती है संक्रिया। इसकी भाषा से आप समझ सकते हैं क्रिया, जो कोई काम किया जा रहा है। तो संक्रिया मतलब ये है वो एक्टिविटी, या फिर जो नेटवर्क का पहला पार्ट है एक्टिविटी, वो है किसी क्रिया को किया जाने का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है संक्रिया। जैसे आप मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट हो और पॉइंट बी तक जाएं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ए से बी तक के जाने का, ये कहलाएगा संक्रिया। ठीक है, तो एक आपको क्लियर हो गया संक्रिया। दूसरा इसमें दिया है इवेंट या घटना। ठीक है, इवेंट या घटना और संक्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। संक्रिया पूरा प्रोसेस होती है और इवेंट या घटना उसका एंड होती है या स्टार्ट होती है। मतलब कोई काम स्टार्ट हुआ तो ये घटना हुई, कोई काम एंड हुआ तो ये घटना हुई, बीच में कोई नया काम जुड़ गया तो ये घटना हुई, या फिर उसको इवेंट भी कह सकते हैं, पहला जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको कहते हैं घटना या इवेंट। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रेंट्स या परिसीमाएं क्या होती हैं? जब आप किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उस पर कुछ बाध्यता होती है समय की, ठीक है, ताकि वो निर्धारित समय में कुछ उसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है,
तो वो जो बाध्यता या जो बाउंडेशन होती है जिसके आधार पे आपको पता चलता है कि आपको ये संक्रिया कितने समय में पूरी करनी है, ठीक है, वो बाध्यता या वो कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं परिसीमाएं। ठीक, तो अगर ए से बी तक जाना है तो इस पे अगर टाइम का कुछ बाउंडेशन है तो वो इसकी परिसीमा होगी। ठीक है, परिसीमा कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने के लिए उसकी परिसीमा क्या होगी, कम से कम दीवार तो बनी होनी चाहिए, दीवार बनी होगी तभी तो प्लास्टर होगा। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं परिसीमन में आते हैं, इसको कहते हैं परिसीमा। चौथा होता है डमी एक्ट। डमी क्या होता है, देखिए जब हम लोग एक नेटवर्क चार्ट बनाते हैं या फ्लो चार्ट या उसको बार चार्ट हमने जो पढ़ा था गैंट चार्ट, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी बनाते हैं, जान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, ठीक है, बी से सी तक गई। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक्टिविटी सीधी ही जा रही हो। फॉर एग्जांपल हमने नींव खोदी, नींव खोदने के बाद उसमें कंक्रीटिंग की। अब कंक्रीटिंग करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ चाहिए, उसका सामग्री, बिना उसके क्या कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है। तो सामग्री को हमने अब इस लाइन में तो नहीं जोड़ सकते सामग्री, क्योंकि नींव खोदने के बाद कंक्रीटिंग होगी, नींव खोदने के बाद सामग्री नहीं आएगी। तो सामग्री को हम अलग से दिखा के कंक्रीटिंग से जोड़ते हैं, क्योंकि सामग्री से ही कंक्रीटिंग होती है। तो ये जो इस तरीके का एक्ट है, मैं इसको फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, इसको कहते हैं डमी। ठीक है, डमी का मतलब वैसे भी होता है जो कोई चीज़ किसी चीज़ का रेप्लिका दिखाता है। ठीक है, तो ए से बी तक गए मान लीजिए, और यहाँ पर एक सी है जो इससे स्टार्ट हुआ बट इस तक गया, पर वो एक्चुअल में हुआ नहीं। डमी की एक खास बात है, डमी का एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरा इसके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती इसमें, और इसको कभी कंटिन्यूस लाइन से नहीं दिखाते, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जो डमी एक्ट होता है उसको अलग से डॉटेड लाइन से दिखा के हम लोग ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक ये डमी काम भी हुआ है बीच में। ठीक है, तो उसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। ठीक, तो ये जो चार हैं, घटना, संक्रिया, परिसीमा, डमी एक्टिविटी, आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट में बता दें, मैं और डिटेल में बता दूंगा। तो अब आप समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसी निर्देशित कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो किसी निर्देशित कार्य के करने की क्रिया को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संक्रिया या फिर एक्टिविटी। ठीक है, कार्य करने की क्रिया मैंने बताया था, प्रोसेस को कहते हैं एक्टिविटी, और जो स्टार्टिंग और एंड होते हैं, बीच में कोई घटना हो जाती है उसको कहते हैं घटना। ठीक है, या इवेंट। तो इसका आंसर होगा बी, एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होती है, देखिए क्वेश्चन में जानबूझ के इसीलिए लाया हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। डमी एक्टिविटी क्या होती है, कृत्रिम संक्रिया, इसे खंडित रेखा से दर्शाया जाता है, इसमें वास्तविक समय नहीं लगता। मैंने अभी तीनों पॉइंट्स आपको पिछले क्वेश्चन में बताए, तो तीनों ही सही है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों पे हटा दो, ठीक, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी संक्रिया को अनुमानित समय में पूरा करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, अनुमानित समय में पूरा करने की क्रिया क्या होती है, जब आपने किसी काम को करने के लिए कोई प्लानिंग की तो एक समय का अनुमान लगाया, उस अनुमानित समय की जब बात हुई तो वो होता है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन कहलाते हैं वो। फ्लोट दूसरी चीज़ होती है, मैं आगे बता दूंगा, इवेंट और डमी में बता चुका हूँ। तो इसको कहते हैं ड्यूरेशन। जब अनुमानित समय की बात आए तब आप हमेशा ड्यूरेशन को लगाएंगे। ठीक है, समय अवधि। आगे चलते हैं। किसी संक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय और अनुमानित समय के अंतर को कहते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी समय में लगने वाला अनुमानित समय, अभी अनुमानित समय मैंने ड्यूरेशन बताया था आपको, और वास्तविक समय जो उसका एक्चुअल टाइम जितने में वो पूरा हुआ, एक्चुअल में वो कंस्ट्रक्शन या वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होने में कितना टाइम लगा, वो एक्चुअल। अब उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, उन दोनों के डिफरेंस के बीच को कहेंगे फ्लोट। ठीक है, मतलब अगर आपका अनुमानित समय x है और आपका वास्तविक समय y है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, उसको कहेंगे हम फ्लोट। इसको याद कर ले, फ्लोट की डेफिनेशन ये होती है, अनुमानित समय और वास्तविक समय का अंतर कहलाता है फ्लोट। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अत्यंत आवश्यक क्रिटिकल संक्रिया में फ्लोट होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री ने आपके देश पर अटैक कर दिया। ठीक है, अब आपको एक टाइम बाउंड दिया गया है कि आपको 5 दिन के अंदर ये फलां डैम या ये रोड या फिर ये हाईवे रनवे बना के तैयार करना है। ठीक, तो इस टाइप के क्रिटिकल एक्ट में फ्लोट क्या होगा, मतलब यहाँ अब सवाल को समझिए, यहाँ पर जो आपका अनुमानित समय है और जो आपका वास्तविक समय है उनमें अंतर क्या होना चाहिए। अब अपने कॉमन सेंस से बताइए, अगर अनुमानित समय और वास्तविक समय का अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो वो काम तो पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जब अनुमानित और वास्तविक समय में क्रिटिकल कंडीशन की बात आती है तो हम डिफरेंस जीरो लेते हैं, मतलब जितना हमारा अनुमानित है उतना ही वास्तविक समय में वो काम हो जाना चाहिए। जैसे अगर हमें 10 दिन के अंदर कोई एयरपोर्ट या रनवे बना लेना है, अनुमानित हमारा समय है, तो वास्तविक समय भी उसका 10 ही दिन होना चाहिए, जीरो, मतलब उसका जो फ्लोट है वो जीरो हो जाएगा इस केस में, डन माइनस डन जीरो।
तो फ्लोट उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये घुमा के पूछ लेता है कई बार और लोग इसमें न्यूनतम लगा देते हैं, बट न्यूनतम नहीं, यहाँ पर 0 लगाते हैं क्योंकि आपको अनुमानित और वास्तविक को बराबर कर देना है यहाँ पर। स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रोजेक्ट की पूर्णता के लिए क्रांतिक पथ दर्शाता है। क्रांतिक पथ क्या होता है? CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। और क्रिटिकल पाथ मेथड एक टाइम बाउंड मेथड है, मतलब ये समय पर आधारित होता है। तो अगर आप CPM को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या चीज़ चाहेंगे? आप चाहेंगे आपका समय न्यूनतम हो। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समय न्यूनतम हो। समय न्यूनतम होगा तो कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन होगा सही न्यूनतम समय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संक्रिया माना जाएगा? ठीक, संक्रिया मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? संक्रिया एक प्रोसेस होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करने वाले पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को संक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि एक्टिविटी। कंक्रीट तराई, ठीक है, दरवाजे लगाना, दीवारों का प्लास्टर, उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होगा संक्रिया? अगर आप कंक्रीट की तराई कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है जहाँ पर तराई शुरू होगी और 21 दिन बाद खत्म होगी। ठीक है, दरवाजे लगाना, आप दरवाजे लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे और दरवाजे पूरे बिल्डिंग में लग जाएं उस पर ख़त्म करेंगे। दीवारों का प्लास्टर आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और फिर एंड पे ख़त्म करेंगे, एक दिन में नहीं खत्म होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इस कारण से ये सबके सब संक्रिया में आते हैं और इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब ये सारे आपको संक्रिया के या एक्टिविटी के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संक्रिया को संख्या द्वारा नेटवर्क में दर्शाया जाता है। देखिए, अब संक्रिया क्या होती है? संक्रिया असल में, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे स्टार्ट हुआ, नंबर 2 पे एंड हुआ, फिर 2 से स्टार्ट हुआ, 3 पे एंड हुआ। तो ये जो नंबर है इसको हम दर्शाते हैं कि ये एक इवेंट है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस है। तो ये इवेंट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये संक्रिया हुआ और यहाँ आके ख़त्म हो गया, दूसरा इवेंट बन गया, यहाँ आया तीसरा इवेंट बन गया। तो इसमें दिखाया गया है कि संक्रिया को, इसका एक कोड है, संक्रिया को किस तरह से दर्शाते हैं? संक्रिया को सर्कल द्वारा दर्शाते हैं। देखिए, मैंने भी आपको सर्कल द्वारा दिखाया और इसका प्रोसेस क्या होता है आप समझ लीजिए, आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जब आप कोई एक्टिविटी दिखाते हैं तो एक्टिविटी को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फ़ाबेट से भी कर देते हैं, कोई बाउंड नहीं ऐसा, और उसको एक गोले के अंदर बना देते हैं। ठीक है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, आगे ले जाते हैं, दूसरे में जोड़ देते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, जितना आपकी एक्टिविटीज़ बनती जाएंगी उसमें जोड़ते चले जाएंगे उसको। तो ये जो सर्कल के अंदर बना रहे हैं ये आपको दिखाता है कि ये एक संक्रिया यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन सर्कल से होता है, इसलिए इसको सर्कल में कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी संक्रिया को संख्या द्वारा नेटवर्क में सर्कल के अंदर दर्शाया जाता है। यहाँ पर आएगा सर्कल, सर्कल के अंदर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे चलते हैं। CPM में किसी कार्य के प्रदर्शन को कहते हैं। CPM में किसी कार्य के प्रदर्शन को क्या कहते हैं? एक्टिविटी। कार्य का प्रदर्शन मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, जब हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में संक्रिया। तो संक्रिया क्या होता है? किसी कार्य का जो पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी कार्य को करने की जो क्रिया, उसका जो अंडर निर्देशित कार्य का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं संक्रिया। तो किसी कार्य के प्रदर्शन को क्या कहेंगे? मतलब ओवरऑल काम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक की, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा घटना इवेंट के अंतर्गत आता है? अब इनमें से कौन सा, पहले आपने संक्रिया देख लिया, अब आप देखिए इनमें से कौन सा इवेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इवेंट के अंतर्गत आने वालों में कंक्रीट क्योर्ड, फिक्सिंग ऑफ डोर, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, साइट सिलेक्शन। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ है, जो इन्होंने टेंस का चेंज किया। कंक्रीट क्योर्ड, ठीक है, मतलब कंक्रीट की क्योरिंग की जा चुकी है, पास्ट टेंस में हो गया। ठीक है, क्योर्ड मतलब वो ओवर हो गया, ओवर हो गया मतलब यहाँ पर आपने एक प्रोसेस पूरा कर लिया और वो अब फाइनल वो एक्टिविटी बन गया, सॉरी इवेंट बन गया, घटना बन गई। ठीक है, माफ़ करिएगा, घटना बन गई। ठीक है, क्योंकि आपने उसको पूरा कर लिया। कंक्रीट क्योर्ड, कंक्रीट क्योर की जा चुकी, तो घटना बन गया। फिक्सिंग ऑफ डोर प्रोसेस चल रहा है। प्लास्टरिंग, ये सॉरी प्लास्टरिंग है, मुझसे थोड़ा गलती हो गई, ये प्लास्टरिंग ऑफ वॉल है। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस। साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन मतलब साइट सिलेक्शन चल रहा है, साइट सिलेक्शन नहीं है कि वो पास्ट में नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? कंक्रीट क्योर्ड मतलब जो आपकी कंक्रीट है वो क्योर की जा चुकी है, मतलब वो एक प्रोसेस से, संक्रिया से हटके अब वो एक घटना बन चुकी है, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, वो एक घटना आपको बी पॉइंट मिल चुका है, जहाँ पर आपने ए से शुरू किया था क्योरिंग करना और बी पे ले जाके ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा घटना होगा? इनमें से घटना होगा कंक्रीट क्योर्ड। ठीक है, अब इसके बाद सेना में किस प्रकार का संगठन होता है? देखिए, यहाँ हम CPM और PERT के एनालिसिस में देख रहे हैं, हम वैसे जनरल सेना की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेना में जो एक प्रोसेस होता है किसी भी काम का, वो किस प्रकार का होता है? प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं, लीनियर होता है, फंक्शनल होता है, डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लीनियर जो संगठन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें क्या होता है, टॉप पर एक अथॉरिटी बैठी होती है और वो टॉप की अथॉरिटी, नीचे उसके अंदर सुपरवाइज़र होते हैं, सुपरवाइज़र के नीचे उनके असिस्टेंट होते हैं, और ये ऐसे प्रोसेस नीचे चलता जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे टॉप अथॉरिटी है, सबसे अधिकतम पावर उसी के पास होती है,
और नीचे की सारी अथॉरिटीज़ को कमांड टॉप अथॉरिटी ही देती है, ठीक है। टॉप अथॉरिटी ऊपर से कमांड देगी तब नीचे काम होगा। तो सेना में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? सेना में लीनियर प्रोसेस यूज होता है, जिसमें एक टॉप अथॉरिटी के द्वारा ही नीचे तक एक लाइन पूरी चलती है, सीनियर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, और ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसके आधार पर उनको कमांड दिया जाता है। तो सेना में रेखीय आधार पर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेखीय संगठन के प्रमुख दोष हैं। रेखीय संगठन के प्रमुख दोष क्या हैं? देखिए, अगर एक ही के पास कमांड है सारी, तो नीचे वाले डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं रखते उस केस में, ठीक है। डिसीजन यही लेंगे, इनको मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। अब जब आप मल्टीपल प्रोसेस एक साथ करते हैं तो इनको कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, एक नहीं कईयों डिसीजन। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, देर हो जाती है। तो इसका संगठन अत्यंत कठोर होता है, ठीक है। आपसी संचार में अत्यधिक देरी, बिल्कुल। अब इनसे जो चौथे या पाँचवें नंबर पर है वो सीधे इनको रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो रिपोर्ट करेगा इस पूरे चैनल से, ये पीछे की तरफ से 1 2 3 4 5 तब यहाँ पहुँचेगा। तो इस कारण से में संचार में देरी होगी। उच्च पद पर सारी शक्तियाँ, मैंने बताया सारी शक्तियाँ टॉप लेवल पर ही होती हैं, तो नीचे वाले खुद से कोई कमांड नहीं दे सकते। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन आपको लेने के अगर अधिकार नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सीनियर से बात करोगे, उनके ऑर्डर आने का वेट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ दोष हैं जो आपके रेखीय संगठन में होते हैं। रेखीय संगठन जरूरी नहीं सेना में ही चले, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में भी रेखीय संगठन ही चलता है। तो ये सारे दोष हैं, तो इसमें सभी दोष सही हैं इसके, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलते हैं अगले पार्ट में। सिविल निर्माण कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला संगठन प्रकार है, ठीक है। सिविल निर्माण कार्यों के लिए आप अच्छे से याद कर लें, लीनियर संगठन ही प्रयोग होता है, क्योंकि आपका ऊपर एक चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है, उसके नीचे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट इंजीनियर होता है, उसके नीचे फिर जूनियर इंजीनियर होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन चलती है ना, ये एक लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाती है, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य मुख्यतः लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लें और इसको नोट भी कर लें अपने पास कहीं। आगे चलते हैं। सिविल निर्माण को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? देखिए, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है, उसको अंतिम रूप से स्वीकृति, पहले प्रोजेक्ट बना, डिज़ाइन बनाया जूनियर इंजीनियर, ड्राइंग बनाई जूनियर इंजीनियर ने, डिज़ाइन बनाया असिस्टेंट ने, दोनों मिलकर प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, एग्जीक्यूटिव ने ऊपर ट्रांसफ़र किया। पर वो प्रोजेक्ट जब फाइनल हो गया और आपके पास डिटेल्ड एस्टिमेट जो आपने बनाया था, अंतिम में कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, और वो प्रोजेक्ट जैसे रिक्वायरमेंट्स थी वैसे पूरा हुआ या नहीं, ठीक है। अगर हो गया तो उस बात की स्वीकृति कौन देगा? तो उस बात की स्वीकृति सबसे टॉप लेवल देगा, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की। तो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर कौन होता है? चीफ इंजीनियर। तो आपका चीफ इंजीनियर सबसे टॉप पर बैठा है, वही आपको स्वीकृति देगा कि हाँ, आपका कार्य निर्माण का पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ इंजीनियर, ठीक। चलते हैं आगे। PERT या पर्ट आधारित है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो CPM था, CPM मैंने आपको कल शायद बताया था कि CPM समय पर आधारित है, ठीक है। CPM समय पर आधारित है, उसी प्रकार से पर्ट घटना पर आधारित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। CPM आधारित है। CPM कल मैं बता चुका हूँ, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM आधारित होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, CPM आधारित होता है समय पर या टाइम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे पहले पूरा किया जाना चाहिए? ठीक है, ये एक संक्रिया की एक जो लाइन डायग्राम होता है संक्रिया का, उसकी बात कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे पहले पूरा किया जाना चाहिए? व्रत को जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली, व्रत को जोड़ने वाली रेखा के बाईं ओर वाली, दोनों को एक साथ, या दोनों में से किसी को नहीं। देखिए, व्रत मैंने बताया था, व्रत के अंदर संक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं और व्रत से घेरते हैं, तो बताते हैं यहाँ पर एक इवेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक इवेंट एंड हुआ। ठीक है, जनरली लेफ्ट टू राइट चलता है। तो होता क्या है, अब आपका ये व्रत है, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसका मतलब है किसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। व्रत को जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली, व्रत को जोड़ने वाली रेखा, इन दोनों व्रतों को जोड़ने वाली रेखा ये है, तो इसको जोड़ने वाली रेखा के दाईं ओर वाली, इसको पहले पूरा करना चाहिए, इसको बाद में। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर इवेंट ए नहीं हुआ, अगर आप नींव नहीं खोदेंगे तो आप उस पर दीवार कैसे बना देंगे? ठीक है, तो ए के बिना तो बी वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा चला रहे हो, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तब अलग बात है, बट अदरवाइज वैसा होता नहीं है। तो अगर आप A to B चल रहे हैं तो आपके प्रोसेस में पहले आपको A इवेंट पूरा करना पड़ेगा, उसका पूरा संक्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तभी तो आप B तक पहुँचेंगे। तो A गलत है। B, व्रत को जोड़ने वाली रेखा के बाईं ओर वाली, मतलब आपने ये व्रत बनाया और ये व्रत दूसरा है, ठीक है, तो बाईं ओर वाली मतलब जो इस रेखा के पीछे वाली है A, तो बिल्कुल पहले आप इसी को पूरा करेंगे। पहले किसको पूरा किया जाएगा? पहले A को पूरा किया जाएगा, तभी आप B तक पहुंचेंगे। दोनों को एक साथ पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लीनियर प्रोसेस है, जब तक A नहीं होगा B हो ही नहीं सकता, और दोनों में से किसी को नहीं, फिर तो आपकी एक्टिविटी ही जीरो हो जाएगी, मतलब ही नहीं रहेगा आपका फिर किसी काम को करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना मुझे समझ आया मैंने बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। आपको किसी प्रकार से कुछ समझ में ना रहा हो तो आप क्वेरी करें। और कुछ स्टूडेंट्स PDF के बारे में क्वेरी करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ अभी,
मैं एक्चुअली इसको इमेज फॉर्म में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म में मैं आपको शेयर भी करूँगा तो आप इसमें क्या समझ पाएंगे। मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बताता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आप आगे इसको अगर खुद से पढ़ना चाहें तो वीडियो को बार बार देख सकें, ठीक है। तो फिर भी आप कहोगे तो मैं इस इमेज को शेयर कर दूंगा, पर आपको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इस कारण से हम लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। बाकी टीचर्स भी इसी बात को समझते हैं, इसलिए जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कर देते हैं। अदरवाइज़ MCQ के PDF हम लोग जनरली इसीलिए शेयर नहीं करते, ठीक है। बाकी हमको जैसा मिलेगा हम शेयर कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और एक चीज़ बता दूं, आज ही मैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और अभी एस्टीमेट का वीडियो भी आपके लिए डालूंगा। सो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपका सिलेबस हर हाल में 30 जून तक इसका ख़त्म करा देंगे, ठीक है। टेंशन ना लें आप, ठीक। तो चलते हैं, थैंक यू।